हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं राजेश कुमार एक बार फिर से आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं 10th क्लास के लिए, जिसमें हम साइंस के सभी सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे डे बाय डे। और इसमें जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी होगा, क्योंकि आप जितना भी प्रिपरेशन कर लीजिए, जितनी भी बुक कंसर्न कर लीजिए, जो आपका एग्जामिनेशन पेपर है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपको ये जो आपका 10th का सिलेबस है यूट्यूब पर एक बढ़िया सीरीज़ के अंतर्गत आपको पूरा अवेलेबल कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको आगे वाला वीडियो जो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा लाइव प्रोसेस वो पसंद आता है तो प्लीज़ मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लाइव प्रोसेसेस की। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइव प्रोसेस का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो स्टूडेंट ये है कि कब हम किसको अलाइव कहेंगे और कब हम किसको अलाइव नहीं कहेंगे। यानी द ऑर्गेनिज्म विच शो द मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज अलाइव अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। अदर देन उसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। उसके अलावा आपका सेंसिटिविटी है, फिर उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म है, फिर उसके बाद आपका कॉन्शियसनेस है, फिर उसके बाद आपका ग्रोथ है। तो इस तरह से क्राइटेरिया तो बहुत हैं। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड आपको बता रहे हैं कि मूवमेंट याद रखिएगा। अब स्टूडेंट, ये जो मूवमेंट है ये दो तरह का होता है। एक मूवमेंट होता है विजिबल मूवमेंट और दूसरा मूवमेंट होता है इनविजिबल मूवमेंट। तो स्टूडेंट, जो विजिबल मूवमेंट है वो मूवमेंट होता है हमारा, जैसे हम हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, तो बॉडी का कोई ऑर्गन अगर हम हिला रहे हैं तो वो बॉडी का ऑर्गन मूव कर रहा है, यानी वो विजिबल मूवमेंट है। और दूसरा मूवमेंट होता है स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मूवमेंट। और ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये विजिबल नहीं है, ये इनविजिबल मूवमेंट है। यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स सेल्स में एग्जिस्ट करते हैं वो सभी मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव तो करते होंगे। तो जब मूव करते हैं तो इसका मतलब मूवमेंट तो वो भी शो कर रहे हैं। बस बात इतनी है कि उनका वो मूवमेंट विजिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर पहली बात पता चली कि जो बेसिक क्राइटेरिया है लिविंगनेस का, अलाइवनेस का, वो मूवमेंट है। और मूवमेंट दो तरह का होता है, विजिबल और इनविजिबल मूवमेंट। तो आगे बात करें स्टूडेंट कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द लाइफ। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करना चाहता है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं उस ऑर्गेनिज्म को। तो ऐसे प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो उन्हें कहते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है। तो ये वो प्रोसेसेस हैं स्टूडेंट जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉलो करते हैं। न्यूट्रिशन में हम फूड इनटेक करने का प्रोसेस है या फिर उसके डाइजेशन का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में जो जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है, ऑक्सीजन कंज्यूम करने का प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन में जो जिसमें फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ब्लड है, इन सब का पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्टेशन होना है। एक्सक्रीशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं बॉडी में उनको बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, यहाँ पर हमने 4 बेसिक प्रोसेस ली हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये कहीं ना कहीं लाइफ प्रोसेस हैं। इनको एक एक करके हमें स्टडी करना है स्टूडेंट। अब नंबर 1 की बात करें यहाँ पर न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी। यानी कोई ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करता है बॉडी के भीतर, यानी शरीर के भीतर, ताकि उसका शरीर यानी बॉडी बिल्ड हो सके। दैट मीन्स आप याद रखिए कि न्यूट्रिशन इज़ द यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू द
टू बिल्ड द बॉडी, यानी शरीर के द्वारा कंज्यूम किया गया शरीर को बनाने के लिए, और उसके अलावा ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो लगातार डैमेज होते हैं तो उनकी रिपेयरिंग के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है। और स्टूडेंट डैमेज्ड पार्ट जितने भी होते हैं वो सब रिपेयरिंग के लिए लगातार न्यूट्रिशन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, यानी जैसे जैसे हमारे शरीर में कोई डैमेज होता है तुरंत उस डैमेज की रिपेयरिंग के लिए कुछ न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के थ्रू रिक्वायर्ड होते हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट में एनर्जी के लिए, यानी एनर्जी भी तो न्यूट्रिशन का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। न्यूट्रिशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसर्न है वो एनर्जी प्रोडक्शन से ही तो है। तो फिर हम बात करें स्टूडेंट के लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एंड मोस्ट ऑफ फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी लाइफ एग्जिस्ट करती है इस अर्थ के ऊपर वो सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, यानी हम जो भी खाना खाते हैं या जिस भी चीज़ पर डिपेंड होते हैं वो सब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बनी है। और ये जो फूड है, मोस्ट ऑफ द फूड है, वो भी तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से ही बना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम सब लोग या हम सब ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के लिए इन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब स्टूडेंट्स बात करें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पर दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है स्टूडेंट। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है स्टूडेंट्स, ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी ऑर्गेनिज्म किसी भी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, लाइक CO2, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है स्टूडेंट्स जो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और फिर उससे केमिकल एनर्जी बना सकता है। तो इसलिए जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में ये क्लोरोफिल एग्जिस्ट करता है और ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को यानी सनलाइट को ट्रैप करता है और फिर उससे प्लांट्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एग्जाम्पल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो है हमको दिख रहा है यहाँ पर, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। फिर स्टूडेंट बात करें दूसरे टाइप के न्यूट्रिशन की, और दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये एक इस तरह का न्यूट्रिशन है स्टूडेंट जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से गेट करते हैं, खुद प्रिपेयर नहीं करते। यानी इस हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सब ऑल एनिमल्स हैं या फिर फंजाई हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया हैं। तो आप इनके एग्जांपल्स को याद कीजिएगा, इनकी डेफिनेशन को याद कीजिएगा। ये सब 1 मार्क्स के लिए है, यानी आपसे न्यूट्रिशन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा स्टूडेंट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। और फिर आगे चलते हैं। अब इसने बोला है कि टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी एग्जामिनर आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकता है। यहाँ पर टाइप की बात करेंगे तो बेसिकली जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप का है स्टूडेंट। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में यानी जो ऑर्गेनिज्म किस पैटर्न से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है उसके बेस पे ये 3 टाइप का है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आगे बात करें स्टूडेंट्स, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इट इज़ द न्यूट्रिशन in which organism get their food from dead and decaying organism, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म से, सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स या सेप्रोफाइट्स। और ऐसा न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप फंजाई में देखिएगा, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड हैं, ईस्ट हैं या कुछ बैक्टीरिया हैं जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना फूड गेट करते हैं। फिर एक और
न्यूट्रिशन है स्टूडेंट पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और स्टूडेंट ये इस तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड गेट करते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग होस्ट से विदाउट किलिंग देम, उनको मारे बगैर। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कैरी करते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, उनसे अपना फूड प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन मारते नहीं हैं, उनको डेड नहीं करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा कस्क्यूटा है। कस्क्यूटा का कॉमन नेम अमर बेल होता है स्टूडेंट, और ये जिस भी पेड़ पर चढ़ जाती है, जिस भी पेड़ पर इसको बेल को डाल देते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन उस प्लांट से, उस पेड़ से लेना शुरू कर देती हैं। कुछ ऑर्किड्स होते हैं, कुछ टिक्स होती हैं जो एनिमल्स की स्किन के ऊपर लग जाती हैं। लाइस होती हैं स्टूडेंट जो ह्यूमन बींग्स के सर में उनका ब्लड सक करती हैं, खून चूसती हैं। लीचेज हैं, राउंड वॉर्म है, टैप वॉर्म है, प्लाज्मोडियम है, ये सब पैरासिटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं स्टूडेंट। फिर नंबर थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ये इस तरह का न्यूट्रिशन है स्टूडेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट, यानी एज इट इज़ ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेना, उसको खा लेना, उसको एब्जॉर्ब कर लेना बिना किसी खास प्रोसेसिंग के। तो ऐसा जो न्यूट्रिशन है उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस एक्सेट्रा जो हैं वो आते हैं। तो आगे बात करें कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में अगर हो तो प्लांट में न्यूट्रिशन के लिए हमें एक डिटेल प्रोसेस पढ़ना है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी लाइट की हेल्प से फॉर्मेशन करना किस चीज़ का, फूड का। तो देखिए डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो आप जानते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। और द फूड प्रिपेयर्ड इज़ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी जो खाना बनता है प्लांट्स के भीतर तो वो अपने आप में कार्बोहाइड्रेट होता है स्टूडेंट। और वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और जब फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो आप ध्यान रखिएगा। अगर हम इक्वेशन की बात करें, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लूकोज का C6H12O6, और इसमें वाटर रिलीज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो आप ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन भी अपने आप में 1 मार्क्स की है स्टूडेंट। फिर बात करें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हैं स्टूडेंट, 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट यानी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपके 10th के एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, तो ध्यान रखिएगा भाई। तो 3 मेन स्टेप्स हैं। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, यानी जब कोई सनलाइट किसी लीफ के ऊपर पड़ती है तो उस लीफ में अवेलेबल क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा पॉइंट कि जब वो लाइट एब्जॉर्ब की थी तो दूसरे पॉइंट में लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, तो जो सनलाइट एब्जॉर्ब की थी क्लोरोफिल ने उसका कन्वर्जन होता है इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप और फिर ये जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर, यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर आएगा H2O, यानी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है। तो पहला हो गया क्लोरोफिल के थ्रू लाइट एब्जॉर्ब होना, और दूसरा हो गया जो एब्जॉर्ब लाइट था उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होना। फिर स्टूडेंट
ये वाटर मॉलिक्यूल नीचे लिखा है, यहाँ मेरे से मिस हो गया, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वाटर मॉलिक्यूल ये रहा और ऑक्सीजन भी रहा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें स्टूडेंट कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। अब अगर आपसे कोई बोले कि हाउ द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तब आप बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से, ध्यान रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसकी हेल्प से होता है? हाइड्रोजन की हेल्प से होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो डायरेक्ट आपको, और पहले ही मैंने बता दिया आपको कि ये तो तीनों पॉइंट्स जो हैं ये आपको 2 मार्क्स में मिलने ही वाले हैं, ये आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो आगे बात करें कि क्लोरोफिल क्या चीज़ होती है। क्लोरोफिल पे अलग से आप 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा, और ये जो 2 मार्क्स का प्रिपरेशन है ये आपके और भी कई सारे क्वेश्चंस तैयार कराएगा। आप देखिए क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। क्लोरोफिल्स क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, प्रेजेंट इन द लीव्स, यानी जो लीव्स हैं प्लांट की उसमें प्रेजेंट है। इफ़ वी ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, अगर हम लीफ का कोई क्रॉस सेक्शन काट करके देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो वी कैन सी सेल्स कंटेनिंग ग्रीन डॉट्स। तो सेल्स में कुछ ग्रीन डॉट दिखेंगे स्टूडेंट, ये जैसे आपको दिख रही है यहाँ पर, ये ग्रीन डॉट्स दिख रही हैं। तो ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं, और इन क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल एग्जिस्ट करता है। मैं अभी आगे डिटेल डायग्राम आपको दिखाऊंगा, लेकिन क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? लीफ की सेल्स में प्रेजेंट है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो आगे डायग्राम की डिटेल लेते हैं। ये आ गया पहला डायग्राम, ये जिसमें आपको लीफ का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। लीफ के पास ये कुछ स्ट्रक्चर हैं बेसिकली। पहले है अपर एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी है एक वैक्स क्यूटिकल जो लीफ को हाइड्रोफोबिक बनाती है, यानी पानी इसके भीतर क्रॉस नहीं कर सकता। और जब हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो एपिडर्मिस के बाद वाला जो हिस्सा है, और जो तो और ऊपर एपिडर्मिस है और नीचे भी एपिडर्मिस है, यानी अपर और लोअर एपिडर्मिस। और अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो हिस्सा है पूरा का पूरा वो बना है मेसोफिल सेल से। और ये जो मेसोफिल सेल्स हैं स्टूडेंट्स ये लूजली अरेंज्ड हैं, आपको दिख रहा होगा बीच बीच में गैप दिखाई दे रहे हैं। तो ये गैप इसीलिए हैं क्योंकि ये लूजली अरेंज्ड सेल्स हैं। और इसमें 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। एक होती हैं पैलिसेड मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल जो अपर एपिडर्मिस से लगी हुई हैं, और उसके नीचे एग्जिस्ट करते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल जो लूजली अरेंज्ड है। और स्पॉन्जी मेसोफिल में एयर स्पेसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। और फिर जो लोअर सरफेस ऑफ लीफ है यानी लोअर एपिडर्मिस है, इस लोअर एपिडर्मिस में नीचे की तरफ कुछ गार्ड सेल्स पाई जा रही हैं स्टूडेंट, और गार्ड सेल में स्टोमेटा भी दिखा रहे हैं ये। और उन गार्ड सेल्स के यानी 2 गार्ड सेल के बीच में एक स्टोमेटा अवेलेबल है, स्टोमा अवेलेबल है। तो स्टोमेटा कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ लोअर एपिडर्मिस में दिख रहा है। वैक्स क्यूटिकल जो है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ध्यान रखिएगा। वैक्स क्यूटिकल का क्या रोल है? ये हाइड्रोफोबिक नेचर प्रोवाइड कराती है लीफ को, ताकि वाटर जो है वो लीफ के भीतर एंटर ना कर जाए, केवल बाहर ही रहे। तो आप ध्यान रखिएगा इस डायग्राम का। फिर दूसरा डायग्राम है स्टूडेंट, ये एक मेसोफिल सेल है कहीं ना कहीं, और इसमें ये जो बाहर का सर्कल है यानी ये जो पेरिफेरी पर बहुत सारे डॉट दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब क्लोरोप्लास्ट हैं। फिर न्यूक्लियस भी है, फिर अंदर साइटोप्लाज्म भी है स्टूडेंट्स। सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है, उसके ऊपर सेल वॉल है सेलुलोज की बनी हुई, फिर बीच में बड़ा सारा वैक्यूल है। तो ये क्या है? ये एक सेल थी लीफ की, और इसके भीतर यहाँ क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं। अब क्लोरोप्लास्ट को देख लें यहाँ पर। क्लोरोप्लास्ट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं, सेल का। और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स 2 लेयर होती हैं। एक तो होती है आउटर लेयर यानी आउटर मेम्ब्रेन, और एक होती है इनर लेयर यानी इनर मेम्ब्रेन। इनके
आउटर और इनर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसे इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन के लिए है। और इस क्लोरोप्लास्ट के भीतर भरा हुआ है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा जो है वो एक एक्वस फ्लूइड है, यानी वहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है। और इस लिक्विड में स्टूडेंट बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट कराएंगे। और यहाँ पर इस एक्वस लिक्विड में यानी स्ट्रोमा में कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कॉइन के ढेर के जैसे लिख रहे हैं। ऐसे मैं बना देता हूँ, यहाँ पर ऐसे बन रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। ये जो पूरा स्टैक है कॉइन्स का स्टूडेंट, इस पूरे स्टैक को कहते हैं थाइलेकॉइड। ये दिख रहा है, ये पूरा जो ढेर है, ये पूरा यहाँ से ऊपर से नीचे तक ये थाइलेकॉइड है। और इस ढेर का जो एक कॉइन है स्टूडेंट, सॉरी, ये जो एक कॉइन है वो थाइलेकॉइड है। और ये जो पूरा ढेर है, यानी पूरा का पूरा ये जो ऊपर से नीचे तक ढेर दिखाई दे रहा है, ये ग्रानम है। मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। तो आपको ग्रानम और थाइलेकॉइड में डिफरेंस पता होना चाहिए। थाइलेकॉइड एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जबकि ग्रानम जो है वो एक स्टैक है इन कॉइन्स का, यानी कॉइन्स का एक ढेर है। तो यहाँ पर कौन बताएगा कि कितने ग्रानम दिख रहे हैं आपको? 1 ग्रानम, 2 ग्रानम, 3 ग्रानम, 4 ग्रानम, 5 ग्रानम एंड 6 ग्रानम। तो यहाँ पर आपको 6 ग्रानम दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक ग्रानम को दूसरे ग्रानम से जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है उसे कहते हैं हम लैमेली। क्या कहते हैं? लैमेली। और हर थाइलेकॉइड के भीतर एक वैकेंट स्पेस रहता है, खोखली जगह रहती है। उस खोखली जगह को कहते हैं हम ल्यूमेन। ल्यूमेन वैसे भी इंग्लिश नेम है जिसका मतलब होता है खोखली जगह। तो यहाँ पर थाइलेकॉइड का ल्यूमेन है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता चला ग्रानम, थाइलेकॉइड, लैमेली और ल्यूमेन के बारे में। तो आगे बात करें स्टूडेंट स्टोमेटा की। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर हम किसी लीफ की बात करें, यानी लीफ की सरफेस को माइक्रोस्कोप में देखें, ये आप भी देख सकते हैं, तो आपको ऐसे ही स्टोमेटा दिखाई देंगे स्टूडेंट, जैसे किसी की आंख खुल रही हो या बंद हो रही हो। तो स्टोमेटा जो है वो टाइनी पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं। और इनका जो मेन रोल है वो रोल है स्टूडेंट गैसियस एक्सचेंज का, यानी ये कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ गैस परफॉर्म करते हैं। और ईच स्टोमा हैज़ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। ये स्टोमेटा में होता क्या क्या है ये मैं आगे आपको डायग्राम में बताऊंगा, लेकिन स्टोमेटा टाइनी स्पोर्स हैं, 1 से 2 नंबर में आपको तैयार करना है। और यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि सरफेस पे पाए जाते हैं, किसी लीफ में ऊपर की सरफेस पे होते हैं, किसी लीफ में नीचे की सरफेस पे होते हैं। टाइनी पोर्स हैं और ये गैसियस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है, इसके जो जो कंटेंट है वो क्या है, वो आइए आगे देखते हैं। ये है स्टोमेटा का एक डायग्राम। ये जो पहले नंबर का डायग्राम है ये ओपन स्टोमेटा है, और दूसरे वाला जो है ये क्लोज स्टोमेटा है। तो ये जो बाहर आपको येलो वाली सेल्स दिख रही हैं, येलो वाली सेल्स दिख रही हैं, इन्हें कहते हैं हम हेल्प सेल स्टूडेंट, हेल्प सेल या एपिडर्मल सेल, ये यहाँ लेबलिंग किया हुआ है। फिर उसके बाद जो भीतर आपको ग्रीन कलर वाली सेल्स दिख रही हैं इन्हें कहते हैं हम गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमेटा फॉर्म करती हैं, स्टोमेटा प्रोड्यूस करती हैं। अगर गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं तो स्टोमेटा खुल जाता है, और अगर गार्ड सेल्स पूरी तरह से फिल हो जाती हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। इनका ओपन होना और क्लोज होना एक अपने आप में एक प्रोसेस ऑफ इवेंट है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स में पूरा एक प्रोसेस तैयार करना होगा एरो या फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट के एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये इम्पोर्टेंट है, यानी हम कैसे पता लगाएं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनली है, या क्लोरोफिल एक इम्पोर्टेंट पिगमेंट है। ऑर्गेनली तो क्लोरोप्लास्ट है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा
कि टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग वेरीगेटेड लीव्स, यानी एक ऐसा प्लांट लेते हैं जो गमले में लगा हो और वेरीगेटेड लीव मीन्स ऐसी लीव्स हों जिसमें कुछ स्पॉट्स हों। एक प्लांट होता है स्टूडेंट क्रोटोन प्लांट, क्रोटोन की जो लीव्स होती हैं उस पर ग्रीन लीव्स पे कुछ ऑरेंज या येलो कलर के स्पॉट्स पड़े रहते हैं। अब इन्होंने क्या बताया आपको कि कीप इट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च इज यूज्ड अप। अगर हमने उसको अंधेरे में रख दिया तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, तो स्टार्च क्योंकि रिजर्व फूड है तो जितना भी रिजर्व फूड पड़ा था वो सारा यूज़ कर लेगा प्लांट। देन कीप इट इन सनलाइट फॉर 6 hours, अब उसको 6 घंटे के लिए आप धूप में रख दीजिए। देन टेक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड मार्क द ग्रीन एरियाज ऑन द लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो अब हम क्या करेंगे कि 6 घंटे बाद जब हमने उसकी लीफ लेंगे, लीफ को तोड़ेंगे तो उसकी लीफ के ऊपर एक पेपर की हेल्प से कुछ मार्क बना देंगे जहाँ जहाँ पर ग्रीन कलर अवेलेबल है। अब क्या करें कि देन डिप द लीफ इनटू द बॉइलिंग वाटर एंड मेक इट सॉफ्ट। अब उस लीफ को हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे ताकि वो उससे सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। देन डिप द लीफ इन एल्कोहल, अब उसको लीफ को अल्कोहल में डाल देंगे एंड हीट इट, और फिर उसको गर्म करेंगे इन अ वाटर बाथ टू डीकलराइज्ड इट, जब तक कि उसका कलर रिमूव ना हो जाए, यानी क्लोरोफिल उसका रिमूव ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। देन वॉश द लीफ इन द वाटर एंड डिप इट इन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे कि उसको पानी में डुबोएंगे और फिर उसके बाद उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, डुबो देंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए और इट विल बी सीन दैट, तब आप देखेंगे कि ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, और दिस शो, जब उसका कलर कन्वर्ट हो गया ब्लू ब्लैक में, तो इससे क्या पता चला कि इससे पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए वहाँ पर जो क्लोरोफिल था वो नेसेसरी था, वो ज़रूरी था। अगर वो नहीं होता तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होती। तो स्टूडेंट, अगर हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें, अभी तक हम प्लांट की बात कर रहे थे, तो अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल विच यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर। स्टूडेंट, अमीबा जो है वो रनिंग वाटर में पाया जाता है, और अगर आप रनिंग वाटर से अमीबा को उठाने की कोशिश करेंगे तो अमीबा जो है वो बस्ट हो जाएगा, क्योंकि रनिंग वाटर में तो इसका वाटर सर्कुलेशन चल रहा है, और जैसे ही आप इसे उठाएंगे यानी पेट्री प्लेट में लेंगे वैसे ही अमीबा बस्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर इसके भीतर से सर्कुलेट नहीं होगा। तो इसके जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं वो बस्ट कर जाएंगे तो अमीबा की मृत्यु हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम यह बात करें, अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर, इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। हम सबको पता है कि जो अमीबा है वो जब अपना फूड कंज्यूम करता है तो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप करता है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्टूडेंट, इन्हें कहते हैं हम स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मीन्स, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है फूट। तो ये फॉल्स फूड बनाता है, और उस फूड को पकड़ने के लिए, ये नीचे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये अगर कोई फूड पार्टिकल है और ये अमीबा है, तो अमीबा उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर उसने चल के गया और उस पूरे के पूरे फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लिया। यहाँ पर एनगल्फिंग दिखा रखी है, और एनगल्फ करने के बाद जो भी फूड पार्टिकल था उसका डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद जो रेमिनेंट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये न्यूट्रिशन इन अमीबा है। और स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको फोटोसिंथेसिस के इवेंट, ऐसे ही न्यूट्रिशन इन अमीबा भी 2 मार्क्स में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ये भी आप बात गांठ बांध लीजिए। और स्टूडेंट, यहाँ पर सीडोपोडिया का क्या रोल है और क्या है बाकी का प्रोसेस, ये आप देखिएगा। यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा आपको 2 मार्क्स में, और ध्यान रखिएगा डायग्राम जरूर बनाना है, और वो भी ये वाला डायग्राम इसलिए बनाना है क्योंकि ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। तो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप जो भी ड्रॉ करें वो एनसीईआरटी का कंटेंट ही हो। तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा क्वेश्चन है, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा
कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रिशन है तो डाइजेशन के थ्रू ही इसको पढ़ा जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट, डाइजेशन में हमारी बॉडी ने जो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंज्यूम किए थे, उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर या सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर सके और फिर उनसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो स्टूडेंट, द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, यानी ये ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। हमारे पास जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन है उसमें है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन स्टूडेंट एनस। तो ये जितने भी आपको यहाँ नाम दिखे हैं, ये आपको इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को तैयार करना है स्टूडेंट। फिर यहाँ लिखा है कि द मेन ग्लैंड्स, तो कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पेनक्रियाज हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। ये भी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में, यानी ह्यूमन बीइंग्स के न्यूट्रिशन में, डाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर स्टूडेंट आगे एक और डायग्राम दिया है, यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि भाई कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। माउथ है, फिर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड के बाद सलाइवरी ग्लैंड के बाद आपका टंग है, टंग के बाद ईसोफेगस है जहाँ से फूड नीचे आपके स्टमक में पहुँचेगा। ये आ गया स्टमक। स्टमक से जो फूड है वो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ड्यूडेनम आपको दिख रहा होगा छोटा सा, एक्चुअली डायग्राम छोटा है, आप फ़ोन पर देखेंगे तो नहीं दिखेगा, आपको लैपटॉप पे अच्छा दिखेगा। और फिर उसके बाद ड्यूडेनम के बाद आप देखिएगा इलियम है, फिर उसके बाद इलियम के बाद फिर स्टूडेंट आपका 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 सीकम है, सीकम के बाद फिर कोलन है, कोलन के बाद रेक्टम है, रेक्टम के बाद एनस है। तो ये आपको सीक्वेंस थोड़ा सा देखना पड़ेगा और हम आगे बात भी करेंगे। फिर स्टूडेंट आगे देखें तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे माउथ की बात करें तो स्टूडेंट, माउथ में जब हम फूड डालते हैं तो जो हमारे टीथ हैं वो उस फूड को छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करते हैं, और इसमें टीथ के अलावा जो है वो हेल्प करती है हमारी टंग भी। तो टंग और टीथ की हेल्प से जो फूड है उसको स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन किया जाता है, और स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन करने के लिए उसमें जो लिक्विड या लुब्रिकेशन प्रोवाइड होता है स्टूडेंट, वो लुब्रिकेशन जो है वो हमें मिलता है सलाइवा के फॉर्म में। और सलाइवा कहाँ से आया? सलाइवा आया है सलाइवरी ग्लैंड से। और सलाइवा में एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है स्टूडेंट, उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। और ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक कनेक्टिविटी है। देन द फूड पासेस थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। तो फिर ये फूड माउथ से ईसोफेगस में धकेल दिया जाता है, और ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो 12 से 13 इंच की होती है। और फिर ये जो ईसोफेगस से फूड जो है वो पहुंच जाता है स्टमक में। और इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो स्टमक है एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और ये क्या प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है, जिसमें कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? जैसे कि पेप्सिन होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एसिड है। फिर कुछ म्यूकस होता है। तो पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, ये जो हैं ये फूड के फर्दर ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं और फूड को एक लिक्विड फॉर्म में ला देते हैं, और उस लिक्विड फॉर्म को कहते हैं हम स्लरी। और ये जो स्लरी है स्टूडेंट, ये स्लरी आगे फर्दर न्यूट्रिशन के लिए तैयार है, और इसी स्लरी से न्यूट्रिएंट जो हैं वो फिर इंटेस्टाइन में आइसोलेट होंगे।
इसके अलावा यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द मीडियम एसिडिक, तो HCl है तो ये एसिडिक मीडियम में उसे कन्वर्ट कर देगा, एंड हेल्प इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन, और पेप्सिन के एक्शन को प्रोवाइड कराता है एक एनवायरनमेंट, यानी अगर स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होगा तो पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा इसका एक रोल ये भी है। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ लिखा है कि म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक की वॉल को, स्टमक की साइड वॉल को, दीवार को, ताकि एक्शन ऑफ एसिड जो है HCl का एसिड का HCl का जो एक्शन है वो स्टमक की वॉल को बर्न ना कर दे, जला ना दे, उससे प्रोटेक्शन करता है। तो तीनों के काम आपको यहाँ पता चले। जब ये तीनों अपनी अच्छे तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं तब यहाँ से जो फूड है वो आगे भेज दिया जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो स्टूडेंट जो अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे ड्यूडेनम कहते हैं, और ये जो ड्यूडेनम है ये रिसीव करता है एसिडिक फूड ऑफ द स्टमक, और जब एसिडिक फूड यहाँ पर आता है तो इसी समय यहाँ पर पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर जो है वो अपने सिक्रेशन को उड़ेल देते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो एसिडिटी है फूड की वो बेसिसिटी में कन्वर्ट हो जाए, फूड लगभग न्यूट्रलाइज कंडीशन में आ जाता है, और यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी रिलीज़ होते हैं जो पेनक्रियाटिक जूस में थे। वो पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, और लाइपेज जो है वो फैट को ब्रेक डाउन करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, यानी ड्यूडेनम से अगले पार्ट की बात करें, तो द ग्लैंड्स द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती है। द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, अब क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा स्टूडेंट। फिर दूसरा फैट इनटू फैटी एसिड, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, और प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। The wall of the intestine has several finger-like projection called villi. तो वॉल में जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहते हैं विलाई। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसमें कनेक्शन होता है ब्लड वेसल्स का, और यहीं से यानी इंटेस्टाइन की इन्हीं विलाई से ब्लड वेसल्स जो हैं वो न्यूट्रिशन को अपटेक कर लेती हैं जो फूड में अवेलेबल था। तो ध्यान रखिएगा, जब वो न्यूट्रिशन यहाँ से उठा लिया गया विलाई के थ्रू, तो फिर बारी आई लार्ज इंटेस्टाइन की, यानी जब न्यूट्रिशन ले लिया गया तो फूड को आगे पास कर दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन के पास कि भाई आगे जाइए। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होगा और वेस्ट मटेरियल इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है एनस, वहाँ से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये फिर बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये थी बात ह्यूमन डाइजेशन की। अब सेकेंड टॉपिक पे आए हम, यानी रेस्पिरेशन पर। और लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट बाय विच फूड इज़ बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। यानी जो फूड था वो रेस्पिरेशन में क्या होता है, बर्न्ट होता है, यानी वो जलता है, यानी उसका यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमने सांस के द्वारा भीतर ली थी। और इस प्रोसेस से क्या होगा, इस प्रोसेस से रिलीज होगी एनर्जी। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है और इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। फिर स्टूडेंट आगे बात करें कि द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड टू मेक एटीपी, यानी एटीपी बनता है,
एटीपी कब बनेगा? जो एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और एटीपी का जो फुल फॉर्म है स्टूडेंट वो है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। और एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट जो है वो बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है स्टूडेंट एडीपी मॉलिक्यूल से, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से यानी एडिशनल फॉस्फेट से। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे एडीपी प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू एटीपी, और इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो आई थी रेस्पिरेशन से, यानी ये जो पूरा प्रोसेस हुआ था एटीपी फॉर्मेशन का ये रेस्पिरेशन से हुआ था। तो एनर्जी जो है स्टूडेंट वो हमारी बॉडी में स्टोर रहती है सेल्स में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में वो स्टोर है। और वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जो अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एटीपी मॉलिक्यूल है वो बहुत कम है, यानी हमारा बॉडी, हमारा शरीर ज़रूरत के हिसाब से लगातार एटीपी मॉलिक्यूल बनाता रहता है और फिर उसको कंज्यूम करता रहता है, यानी स्टोरिंग अमाउंट ऑफ एटीपी बहुत लो होता है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का जो टाइप है वो दो हैं। एक है स्टूडेंट ये कंजस्टेड है, और आपको ऐसे ही यहाँ से डेफिनेशन कॉपी करनी है स्क्रीनशॉट खींच करके, ठीक है? आप पढ़ने मत बैठिएगा, आप स्क्रीनशॉट खींचिए और फिर तसल्ली से 2 नंबर के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन को तैयार कीजिए और 2 नंबर के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन को तैयार कीजिए। अच्छा कंटेंट है, एनसीईआरटी से बनाया हुआ कंटेंट है और ये आपको हेल्प करेगा। और जहाँ तक डेफिनेशन की बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आप जानते हैं, आप इसको स्टडी कीजिए। फिर एक ये डायग्राम है एनसीईआरटी का स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये, 2 से 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और आप इसे एक्सप्लेन कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए इसकी कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होता है ग्लूकोज के साथ, उस प्रोसेस को कहते हैं हम स्टूडेंट, उस प्रोसेस को कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो इस प्रोसेस से क्या बनता है? ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। यानी आपसे कोई बोले कि हाउ द पायरुवेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तब आप बताइएगा कि पायरुवेट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यानी ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ग्लाइकोलाइसिस एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ऑक्सीजन हो या ना हो ये ग्लाइकोलाइसिस ज़रूर होगी, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते तो ज़्यादा है लेकिन कंज्यूम भी हो जाते हैं, तो ओवरऑल जो नेट प्रोडक्शन आता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोवाइड द 2 एटीपी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट जब पायरुवेट बन गया, तो पायरुवेट बनने के बाद इसके पास 3 ऑप्शन है। एक, क्या ऑक्सीजन अवेलेबल है? दूसरा, क्या ऑक्सीजन अनअवेलेबल है? तीसरा, क्या ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में है? तो पहला ऑप्शन है प्रेजेंट है कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। और जो बीच वाला ऑप्शन है इसका मतलब है कि प्रेजेंट तो है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। यहाँ पर हालांकि एब्सेंस लिखा हुआ है, लेकिन आप मेरी बात सुनिए कि पहला कंडीशन है प्रेजेंट है, दूसरा कंडीशन है कि कम प्रेजेंट है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, और तीसरा कंडीशन है कि ऑक्सीजन है ही नहीं। अब यहाँ तीनों के एग्जाम्पल आप ध्यान से पढ़िए। पहले का एग्जाम्पल है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे का जिसमें लैक है ऑक्सीजन यानी कम अमाउंट में है उसका एग्जाम्पल है मसल सेल्स, और तीसरा जिसमें नहीं है ऑक्सीजन एब्सेंट है उसका एग्जाम्पल है ईस्ट। तो एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बनेगा। फिर स्टूडेंट प्रोडक्ट को देखिए ज़रा। पहले में प्रोडक्ट बना था CO2 प्लस एनर्जी, दूसरे में बना था लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और तीसरे में बना था इथेनॉल प्लस CO2
प्लस एनर्जी, ये प्रोडक्ट भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपसे एज इट इज़ क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि राइट डाउन द फेट ऑफ ग्लूकोज इन ऑल द कंडीशंस, तब आपके पास ये 3 कंडीशंस आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और यहाँ आ गया एक नया टॉपिक, यानी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, लंग्स एंड डायफ्राम। तो हम यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट, और ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं इनमें आपको बताया गया कि द मेन ऑर्गन में जैसे कि नेज़ल कैविटी, नॉस्ट्रिल पहले समझते हैं। नॉस्ट्रिल वो जो आपकी नाक में छेद है, बाहर से दिखता है। नेज़ल कैविटी वो कैविटी है जो नेज़ल पैसेज में दिखाई देती है। जब ये नेज़ल कैविटी आपके गले को कनेक्ट करती है तो वहाँ पर आपका फेरिंग्स और लैरिंग्स एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। फिर जब आपका गर्दन वाला हिस्सा आता है तो यहाँ पर ट्रैकिया है, और फिर जब ये वो ट्रैकिया लंग्स में एंटर करता है तो वहाँ पर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल पाए जाते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए। जो डायफ्राम है वो सबसे नीचे पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है। ये ब्लैक कलर की जो बना हुआ है, ये रहा, ये वाला डायफ्राम है, ये लेवलिंग ये रही। तो आप देखिएगा। फिर आगे बात करें तो इसकी डिटेलिंग है कि एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल और द हेयर एंड म्यूकस ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। तो जब एयर नॉस्ट्रिल में एंटर करती है स्टूडेंट, तो जो नोज़ में कुछ म्यूकस एग्जिस्ट करता है, और वो म्यूकस जो है वो जो एयर में डस्ट पार्टिकल थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनको वहाँ ट्रैप कर लेता है। इट देन पास थ्रू द फेरिंग्स, तब ये एयर जो है वो फेरिंग्स के पास जाती है, लैरिंग्स के पास जाती है, और ट्रैकिया और ब्रोंकाई से होते हुए लंग्स में एंटर कर जाती है। और जो ट्रैकिया हैज़ रिंग ऑफ कार्टिलेज, तो ट्रैकिया के पास कुछ कार्टिलेज के बने रिंग्स होते हैं स्टूडेंट। मैं अभी आगे डायग्राम में दिखाऊंगा आपको कि द ब्रोंकाई डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल। तो ये ब्रोंक्यूल है स्टूडेंट। ये डायग्राम यहाँ पर देखिए, ये जब नीचे जा रही थी एयर, तो एक सेकेंड, ये जब नीचे जा रही थी एयर तो यहाँ पर ये जो डाइवर्जन हुआ तो यहाँ पर ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई बने, ठीक है ना। तो अब यहाँ आप पढ़ते जाइए। फिर लिखा है कि द एल्वियोलाई इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, और द एल्वियोलाई हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोलाई जो है वो गैसियस एक्सचेंज में कहीं ना कहीं रोल प्ले करती हैं, तो याद कीजिएगा। फिर मैकेनिज़्म की बात करें तो यहाँ 2 प्रोसेस हैं स्टूडेंट। एक प्रोसेस है ब्रीदिंग इन का और एक प्रोसेस है ब्रीदिंग आउट का, यानी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन में क्या क्या इवेंट होंगे ये आप ज़रा देखिए कि व्हेन वी ब्रीद इन, यानी जब हम सांस भीतर लेते हैं, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, पहली कंडीशन कॉन्ट्रैक्शन होगा। दूसरा मूव डाउनवर्ड, जो मसल्स हैं वो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ मूव कर जाएंगी। तीसरा काम होगा चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी यानी फूल जाएगी, और जो एयर है स्टूडेंट वो भीतर आ जाएगी, एयर अंदर चली जाएगी। फिर उसके बाद व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या होगा, ऊपर का उल्टा हो जाएगा, यानी डायफ्राम ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो यहाँ रिलैक्स हो जाएगा, ये लिखा है। फिर जो स्टूडेंट जो मूवमेंट था वो मूवमेंट ऊपर डाउनवर्ड हुआ था, तो यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट होगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, और चेस्ट कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ऊपर एक्सपेंड हो गई थी। एंड द एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, और जो एयर है वो लंग से बाहर निकल जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें ह्यूमन बीइंग में, तो ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन होगा ब्लड का। और ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ह्यूमन बीइंग के पास 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर का नाम है आर्टरी, दूसरे का नाम है वेन, और तीसरे का नाम है कैपिलरीज।
जो स्टूडेंट वेन्स होती हैं उनमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, जो आर्टरीज होती हैं स्टूडेंट उसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है, और जो कैपिलरीज हैं वो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करने के लिए माइनर नैरो ब्लड वेसल्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हार्ट की बात करें तो हार्ट इज़ नथिंग, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच हेल्प या विच पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आप देखिए हार्ट का फंक्शन केवल इतना है कि वो पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड कराता है, और कोई टेक्निकल फंक्शन नहीं है इसका, जैसे ब्रेन का है या लीवर का है। इसका काम लेबर का है, लगातार मेहनत करता है, बस ब्लड को पंप करता है, आगे पूरी बॉडी में पहुंचाता है। इस पर्टिकुलर हार्ट के, यानी हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो इस पर्टिकुलर हार्ट के पास स्टूडेंट 4 चैम्बर्स हैं। अपर चैम्बर को हम कहते हैं एट्रिया, और जो लोअर चैम्बर होते हैं उन्हें कहते हैं हम वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया और वेंट्रिकल दो चैम्बर हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले। राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये जो हार्ट में ये जो 4 चैम्बर हैं ये ब्लड को कैसे रिसीव करते हैं और कैसे फिर आगे बाहर भेजते हैं। तो आप समझिए कि जो ब्लड रिसीव होता है, वो बॉडी से आएगा तो यहाँ से एंटर करेगा स्टूडेंट, ये एरो का निशान दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से एंटर करेगा तो जिस पर्टिकुलर वेसल से एंटर करता है उसे कहते हैं हम वेना केवा। क्या कहते हैं? वेना केवा। तो वेना केवा क्या होती हैं? बड़ी वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट को प्रोवाइड कराती हैं। जो हार्ट से नीचे वाला ब्लड है उसको ले जाने के लिए इन्फीरियर वेना केवा, और जो हार्ट से ऊपर वाले रीजन का ब्लड है, जैसे कि नेक रीजन का, शोल्डर रीजन का ब्लड है, उसको हार्ट तक ले जाने के लिए ऊपर वाली वेना केवा, यानी ये वाली वेना केवा, और इसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। जब हार्ट में ब्लड एंटर हुआ तो वो पहुंचेगा आर ए यानी राइट एट्रियम के पास, और यहाँ पहुंचने के बाद आप डायग्राम को बाद में पढ़िएगा। यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ से यहाँ पहुंचेगा स्टूडेंट, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास पहुंचेगा। अब राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट ब्लड गया यहाँ इस डायरेक्शन में, और यहाँ से ये चला गया इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहाँ चला गया? लंग्स के पास चला गया। लंग्स के पास चला गया। लंग्स के पास क्या करने गया था? ऑक्सीजन लेने गया था। ऑक्सीजन लेकर के आया और फिर यहाँ पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में दोबारा एंटर कर गया, और ब्लड आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ गया। यहाँ से आएगा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ वाला ब्लड जो है वो फिर एक एओर्टा के थ्रू, ये रहा एओर्टा, इसके बैक से होता हुआ यहाँ पर, ये रहा एओर्टा, एओर्टा के थ्रू ये पहुँच जाएगा कहाँ पर बच्चों? ये पहुँच जाएगा बॉडी में। तो सबसे पहले कहाँ गया? राइट एट्रियम में, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद लंग्स में, फिर उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम में, और फिर उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो ये जो पाथ है ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट खींचिए और फिर इसको तसल्ली से देखिएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे बात करें वर्किंग ऑफ हार्ट की, तो वर्किंग ऑफ हार्ट में जो हम पढ़ते हैं, देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो into it through the pulmonary vein. When it contract, the left ventricle expands and the blood flow into it. Then the left ventricle contract and the oxygenated blood is pumped out through the aorta to all the part of the body. ये बात मैंने अभी आपको बताई पीछे। और after circulating through all part of the body, deoxygenated blood enter the right atrium through the vena cava. स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था वेना केवा, आप याद रखिएगा। When the right atrium contracts, the right ventricle expands and
the blood flow into it, then the right ventricle contract and the blood is pumped to the lungs through the pulmonary artery, or in the lungs carbon dioxide is removed and oxygen is absorbed, and the oxygenated blood again enter the left atrium and the process repeats. ये जो पूरा पैराग्राफ है ये ही मैंने अभी आपको बताया था, आप वीडियो को बैक करके दोबारा सुनिए. फिर सिंस ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल देन इट इज़ कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन. क्योंकि एक बार में ब्लड हार्ट में 2 बार एंटर कर रहा है, 2 बार साइकिल परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इस तरह का जो सर्कुलेशन है इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं. फिर स्टूडेंट आगे बात करते हैं लिम्फ की. और लिम्फ जो है वो एक कलरलेस फ्लूइड है प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेस, और इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा विच एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज. यानी ये वो प्लाज्मा है जो कैपिलरीज से लीक होकर के सराउंडिंग रीजन में आ गया था. यानी लिम्फ जो है ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज. तो ये ड्रेनिंग प्रोडक्ट है अपने आप में, विच फॉर्म लिम्फ वेसल्स एंड जॉइन इनटू लार्ज वेन्स. और लिम्फ जो है उसका जो काम है, उसका जो प्रोसेस फंक्शन है वो ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फैट एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. तो ये कुछ ना कुछ मटेरियल को ब्लड में वापस भी लाता है. और इट कंटेन लिम्फोसाइट्स विच किल जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी. तो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, आप इसको ध्यान से करिएगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. फिर उसके बाद बात करें स्टूडेंट हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड फिशेस. ये भी एनसीईआरटी का ही पार्ट है. और यहाँ पर आपको देखना है कि मैमल्स में कैसा हार्ट है और बर्ड में कैसा हार्ट है, फिर एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में कैसा हार्ट है, और फिशेस में कैसा हार्ट है. मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कनेक्ट कराता हूँ कि जैसे बर्ड की बात करें तो बर्ड है 4 चैम्बर्ड हार्ट, जैसे कि हमारे भीतर होता है. द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय सेप्टम, और दिस प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्रोवाइड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी ऑफ सप्लाई को बढ़ाने के लिए ये 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो एक एक्सपर्ट ऑर्गन की तरह काम करता है. और दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म यानी मैमल्स की बात करें तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस तरह की एफिशिएंट सप्लाई भी इनको बहुत ज़रूरी है. एम्फीबियंस की बात करें या रेप्टाइल की बात करें स्टूडेंट, तो इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. 3 चैम्बर्ड होते हैं दैट अलाउ सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो 3 चैम्बर होने की वजह से इसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग जो है वो ब्लड की हो जाती है. और इस ब्लड के मिक्स होने की वजह से इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एम्फीबियन या रेप्टाइल्स हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटी में भी दिखता है कि इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म में जो स्लगिशनेस है वो थोड़ी सी पाई जाती है. फिर उसके बाद फिशेस की बात करेंगे तो फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ब्लड इज़ ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स. जो ब्लड का ऑक्सीजनेशन है वो गिल्स में होता है. इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट फिश का हार्ट है, और इसकी डिटेल ले लीजिएगा, 2 मार्क्स में पूछते हैं लोग. फिर आगे बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की, तो इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल लाइक फूड, वाटर एंड मिनरल टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम. यानी वाटर और फूड का जो कंडक्शन है पूरे प्लांट में वो 2 टिश्यूज़ के थ्रू है, एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम. तो स्टूडेंट जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट, रूट ऑफ ऑल पार्ट of the plant, or it consists of xylem vessels and tracheids. Water and minerals enter the roots by diffusion. Important point है स्टूडेंट, रूट में वाटर और मिनरल की जो एंट्री है वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से है, एक्टिव प्रोसेस नहीं हो रहा है, एनर्जी का कोई कंजप्शन नहीं है. देन ड्यू टू ट्रांसपायरेशन
द सक्शन फोर्स हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब नीचे से पानी ऊपर चढ़ कैसे रहा है, तो इसके लिए एक प्रोसेस काम करता है, उसे कहते हैं हम ट्रांसपायरेशन। यानी जब प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो प्लांट जो है वो कुछ वाटर लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और उस वाटर वेपर के लॉस की वजह से कुछ सक्शन प्रेशर डेवलप होता है, जिससे उस जो लॉस हुआ है पानी उसको नीचे ज़मीन से ऊपर खींच लिया जाता है अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू। और इस खींचने में, अपवर्ड मूवमेंट में जाइलम जो है वो रोल प्ले करता है। ये कुछ जाइलम के डायग्राम है, जाइलम के कंटेंट है, ये आप देखिएगा। फिर उसके बाद फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी लीव्स जो हैं वो फूड बनाती हैं और उस फूड को उस पार्ट तक पहुंचाना ज़रूरी है जहां पर फूड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो ये लीफ जो है वो फ्लोएम की हेल्प से उस फूड को प्लांट के उस पार्ट तक पहुंचाती हैं जहां फूड प्रोडक्शन नहीं हुआ था। और इस प्रोसेस को, यानी फूड प्रोडक्ट के पहुंचाने के प्रोसेस को कहते हैं स्टूडेंट ट्रांसलोकेशन। और द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स। ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो हैं ये इसके कंटेंट हैं, आप ध्यान रखिएगा। And food from the leaves is transferred to the xylem by the energy of ATP molecules, or due to osmotic pressure water enter the phloem and help in the transport of food। सीधी सी बात है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम से और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम से। जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन है स्टूडेंट, जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो केवल रूट से ऊपर की तरफ होता है। यानी रूट से, एक सेकेंड, रूट से ऊपर की तरफ प्लांट के पार्ट तक गया, यानी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है। लेकिन जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मूवमेंट है स्टूडेंट वो लीफ से मल्टी डायरेक्शनल है। यानी इधर भी जा सकता है जहाँ फूड नहीं है, इधर भी जा सकता है जहाँ फूड नहीं है, इधर भी जा सकता है जहाँ फूड नहीं है, और ऊपर भी जा सकता है जहाँ फूड नहीं है। तो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है फ्लोएम का, तो आप ध्यान रखिए। फिर बात आई एक्सक्रीशन की, और एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो प्रोडक्ट बने थे उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बना था उसका बॉडी से रिमूव आउट होना, बॉडी से बाहर जाना एक्सक्रीशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स इनटू द सराउंडिंग बाय द डिफ्यूज़न। भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पानी में ही रहते होंगे तो वहीं पर ही वो डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव होना है तो उसके लिए स्टूडेंट उस ऑर्गेनिज्म को स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्या है ये हम आगे बात कर लेते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यहाँ पर ये जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है, आप देख पा रहे हैं, या डायग्राम भी बना है। 1 पेयर ऑफ किडनी है, ये रही दो पेयर ऑफ किडनी। फिर 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, ये यूरेटर्स हैं 1 पेयर। यूरिनरी ब्लैडर है सिंगल, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। और स्टूडेंट फिर उसके बाद एक यूरेथ्रा है, और उस यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकलता है। तो ईच किडनी हैज़ अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। अब जो एक्सक्रीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेफ्रॉन नाम के एक स्ट्रक्चर के पास है जो इन किडनियों में भरा पड़ा है। कैसे हैं वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये रहे नेफ्रॉन का डायग्राम स्टूडेंट, ज़रा देखिए, इसे कहते हैं हम नेफ्रॉन। ये रहा, ये किडनी के भीतर एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। तो नेफ्रॉन ही क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रीशन के लिए, इसलिए नेफ्रॉन को स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। और स्टूडेंट ये जो नेफ्रॉन है ये काम इस तरह से करता है कि ये ब्लड को फिल्टर करता है, और जो फिल्टर करने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है बॉडी से। अब देखिए स्टूडेंट, ये नेफ्रॉन का एक एलोबरेटेड डायग्राम है। यहाँ पर ब्लड आया, ये आप एट्रियोल
ये ब्लड आया यहाँ पर और ये आपको यहाँ दिख रहा होगा एट्रियोल फ्रॉम द एनल आर्टरी, ये रहा। अब यहाँ से जब ब्लड यहाँ एंटर होगा तो ये एंटर होगा तो ये जिस जो कप लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये वाला, इसे कहते हैं स्टूडेंट ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। आपको ये दिख रहा है यहाँ पर। तो ग्लोमेरुलस से ही फिर आगे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, फिर मैं साफ़ कर दूँगा कि ये एक मुड़ी हुई ट्यूब जो है वो इस तरह से आती है और ये ट्यूब फिर आगे पहुँच जाती है किसमें? यूरेटर में। यानी इस मुड़ी हुई ट्यूब में जो ब्लड आया था वो इस तरह से फ़िल्टर हुआ, इस प्रकार फ़िल्टर हुआ कि जो यूज़फुल प्रोडक्ट था वो तो ब्लड ने ले लिया, वापस ले लिया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको यहाँ तक पहुँचा दिया, और यहाँ पहुँचाने के बाद यहाँ से फिर वो पहुँच गया यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर। तो हालांकि ये मैं कम कंटेंट बता रहा हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा डेप्थ में जाना भी नहीं है। आपको जब नेफ्रॉन की बात करनी है तो आपको ये डायग्राम तैयार करना है, और इस डायग्राम के साथ में कम से कम नहीं तो 4 पॉइंट आप उसे कर लेंगे तैयार इस नेफ्रॉन से रिलेटेड फंक्शन और स्ट्रक्चर के, तो ये 4 मार्क्स का आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको तैयार कीजिएगा। फिर स्टूडेंट आगे बात करें नेफ्रॉन की, जो मैंने पीछे आपको डिटेल दी है वही यहाँ रिटन फॉर्मेट में आ गई। फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिएगा और फिर इसको नोट्स की तरह से यूज़ कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसाइज फॉर्म में है। फिर स्टूडेंट एक्सक्रीशन इन प्लांट की बात करें तो इन प्लांट द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन CO2 एंड फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा। यानी एक्सक्रीशन जो हो रहा है प्लांट में वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। उसके अलावा जो एक्सेस वाटर है स्टूडेंट वो रिमूव होता है थ्रू द स्टोमेटा, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, मैंने पहले ही बताया था। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द लीव्स आर रिमूव्ड व्हेन लीव्स आर ड्राई एंड फॉल ऑफ। यानी अगर लीफ में कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो भी वहाँ से रिमूव होगा, लेकिन कब होगा? जब वो लीफ ज़मीन पे गिर जाएगी टूट करके। Some waste product are stored in vacuoles. Some waste product like gums, resins are stored in the old xylem cells, and some waste product are removed through the root also. स्टूडेंट इस चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो आप ये 4 लाइंस देख रहे हैं लिखी हुई, इन 4 लाइन में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपके 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट एक बात और समझिए, यहाँ पर हम चैप्टर के लास्ट में हैं कि जितना भी कंटेंट मैंने दिया है या आपको एक्सप्लेन किया है उसको आप सुनिएगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पर जितना भी आपको कंटेंट दिख रहा है उनके स्क्रीनशॉट खींचिएगा और उनको एज ए नोट्स इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इस तरह से। तो स्टूडेंट फिर आगे मैं आपको बताऊं कि जितना भी मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर थैंक यू वेरी मच। अगले चैप्टर के साथ फिर आपको मैं दोबारा मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।